Hello everyone, this is Nusha. Welcome back to my YouTube channel. And today we will start class 12. The first chapter that we'll study today is biotechnology principle and processes. From past few days I was not able to upload videos. आप सबके मेल आए थे मुझे कि क्यों नहीं हो रहा है वीडियो अपलोड. I was not that good. मेडिकल थोड़ा प्रॉब्लम था तो अभी ठीक है. Okay, so now I'm hoping I will be able to upload the videos. तो आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 12 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. ओके. बहुत ही आप मतलब आसान चैप्टर के कैटेगरी में नहीं आता. जैसे आप जितने भी क्लास 12th में आप पढ़ते हो चैप्टर या क्लास 11th में आपने पढ़ा है, सो इट्स नॉट इजी चैप्टर बट इट्स नॉट डिफिकल्ट. इसमें कुछ प्रिंसिपल्स मतलब कुछ ऐसे टेक्निक्स वगैरह आते हैं जो आपको समझना है. मतलब थोड़ा सा ऐसा चैप्टर है ये जिसमें आपको दिमाग लगाना है. इट्स नॉट रट्टाफिकेशन काइंड ऑफ थिंग. आपको समझना पड़ेगा. ठीक है. सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट. बहुत आसान है. मेरे मास्टर्स में एक सब्जेक्ट था बायोटेक्नोलॉजी ही. माई मास्टर वॉज इन स्टेम सेल रिसर्च. ओके. तो उसमें एक सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी. तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस है किया है तो वो आपको और अच्छा लगेगा जब मैं बताऊंगी तो. ठीक है. स्टार्ट करें फिर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक. एनसीईआरटी ही डील कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के ही स्टेटमेंट को मैंने उठाकर डाला है. थोड़ा कलरफुल है, नॉट एज कम्पेयर टू द लास्ट वीडियोस. एनसीईआरटी का डायरेक्ट कॉपी कर देती थी मैं. इसमें भी स्टार्टिंग में मैंने वही किया बट फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा समरी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कंसाइज मिल गया तो मैंने उसको स्निप करके यहाँ डाल दिया है. ओके. चलिए स्टार्ट करें फिर. लेट्स स्टार्ट विद वेरी बेसिक. व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी. चैप्टर 2 है. 2 चैप्टर है इस बायोटेक में. एक है प्रिंसिपल प्रोसेसेस और एक है इसका एप्लीकेशन. फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स है, सीखेंगे कि कैसे यूज करेंगे. और दूसरे चैप्टर में हमने जो सीखा है उसको यूज करके उसका एप्लीकेशन देखेंगे. कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में हम उसको यूज कर सकते हैं. Okay, so yeah, what is biotechnology? It is the technique of using live organism. What you have to do, you have to why it's not working? Give me a second. uh, I think now it's, yeah, now it's working. I was having some problem with the pen tab, but now it's fine. So biotechnology, it is a technique of using live organism or their enzymes for products and processes useful to human. Look for the keywords. Keywords क्या कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिज्म को, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइव ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे या फिर उसका कोई भी एंजाइम यूज करेगा. अब ऐसा नहीं है कि एक बैक्टीरिया है तो हम पूरा बैक्टीरिया को यूज कर लेंगे. इट इट कुड बी एनीथिंग. कुछ भी हो सकता है. बैक्टीरिया का कोई एंजाइम यूज कर सकते हैं, उसका कोई डीएनए यूज कर सकते हैं, उसका कोई भी एक टेक्निक यूज कर सकते हैं. ओके. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म लो या फिर उसका कोई भी एंजाइम या कोई भी प्रोडक्ट लो. ठीक है. क्या करने के लिए? कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या कोई ऐसा प्रोसेस बनाने के लिए दैट शुड बी यूजफुल टू ह्यूमन. तो अल्टीमेटली बायोटेक्नोलॉजी इज to use a living organism to make human lives more better, you can say. ओके. बायोटेक्नोलॉजी यूज करके किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली, उसको यूज करके एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग के लाइफ को और हम बेटर बनाते हैं. दिस इज व्हाट बायोटेक्नोलॉजी मीन्स. नाउ आई होप इट्स क्लियर. ओके. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने आते हैं और कहते हैं कि अच्छा ओके दिस इज द डेफिनेशन. तो एक यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करके ऑर्गेनाइजेशन है. इसका नाम याद रखना है. इस पे आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी मिल जाएगा. ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इसने डिफाइन किया बायोटेक्नोलॉजी को. एंड अकॉर्डिंग टू ईएफबी, बायोटेक्नोलॉजी defines biotechnology as the integration of natural science and organism cells, parts thereof and molecular analog for products and services. ये सेम चीजें जो मैंने आपको यहाँ बताया है, देखना. इसमें कह रहा है एक नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट करेंगे और उसके साथ साथ ऑर्गेनिज्म या फिर उसका कोई भी एक सेल या फिर कोई भी पार्ट हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, कुछ भी. उसका कोई भी मॉलिक्यूलर एनालॉग, डीएनए, आरएनए कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन कुछ भी हो सकता है. उसको यूज करके प्रोडक्ट्स और बनाएंगे और या सर्विसेज जो ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल हो.
ठीक है। अल्टीमेटली यूजिंग अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, using a living organism for human being, for human being. This is what biotechnology is. आई होप इट्स क्लियर। एनसीईआरटी में फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ये डेफिनेशन उसी में है, तो वो जाकर आपको रीड करना है, कुछ भी नहीं है अब उस पैराग्राफ में। आगे बढ़ते हैं। ओके, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ कौन कौन सा इसका एरिया है। सो माइक्रोस मीडिएटेड प्रोसेसेस, जैसे कि दही बनाना। दही बनाने के लिए हम क्या करते हैं, चावल लेते हैं 1 चम्मच और दूध में डाल देते हैं, उससे वो दही बन जाता है अगले दिन 5-6 घंटे में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस जावन जो हम डालते हैं 1 चम्मच, अ, है ना, वो क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया इज व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप उसको यूज करके दही बना रहे हैं। दही किस चीज के लिए, ह्यूमन बीइंग के यूज करने के लिए। तो that also comes under the biotechnology. So it deals with micro mediated process, जिसमें माइक्रोब को यूज करके आप कर्ड, ब्रेड, वाइन बना सकते हैं। या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में भी आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन, प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। हम पढ़ेंगे सबके बारे में, ये तो 2 चैप्टर है ना, दोनों चैप्टर को कंबाइन करके आप सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, बेसिक ही है आज के क्लास में। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कोर टेक्निक ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। It involves genetic engineering and bioprocess engineering. Genetic engineering में specifically we will deal with the DNA and the RNA. The technique in which genetic material DNA and RNA is chemically altered. देखो, टर्म समझना है ना, यही इम्पोर्टेंट है। केमिकली ऑल्टर करेंगे हम डीएनए आरएनए को। जैसे फॉर एग्जांपल GTCA, मान लो ये कोई सीक्वेंस है, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं, हम इसको ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर करने के लिए हमने सोचा कि टी है, टी को हटाकर यहाँ जी बना दो। और मान लो कि पहले ये वाला, ये 3 कोड कर रहा था कोई एक्स नाम के प्रोटीन को, मान लो, ठीक है। अब GTC की जगह पे टी को आपने चेंज कर दिया, नाउ इट बिकम GGC। अब ये GGC बन गया। अब क्या ये एक्स को कोड करेगा, नहीं। अब ये कुछ दूसरा वाई को कोड कर रहा है। व्हाट इज दैट, दैट व्हाट यू हैव डन हियर, you have changed the, you have altered the G, ठीक है, जिससे प्रोडक्ट चेंज हो गया। ठीक, द टेक्निक इन विच जेनेटिक मटेरियल इज केमिकली ऑल्टर्ड, ऑल्टर कर दिया आपने, एंड इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब अगर चेंज किया तो चेंज करने के बाद ये खुद को ट्रांसक्राइब करके आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। बनेगा किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म विल बी द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर आपने मॉडिफाई करके डाल दिया। जैसे फिर से समझो, यहाँ पे मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया, आपने बैक्टीरिया से कोई भी डीएनए निकाला और इस डीएनए को कुछ चेंज करके, मान लो यहाँ पे आपने चेंज किया और इस डीएनए को आपने डाल दिया एक दूसरे ह्यूमन बीइंग के सेल में, ह्यूमन के सेल में, ठीक है। अब इस ह्यूमन बॉडी के अंदर ये खुद को ट्रांसक्राइब करके आरएनए बनाएगा, आरएनए से ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बन जाएगा। अब वो प्रोटीन जब एक्सप्रेस होगा तो ह्यूमन बीइंग के अंदर वो उसका असर दिखेगा, तो वो चेंज हुआ ना। द सेम थिंग इट कम्स अंडर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। होस्ट ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग हो जाएगा इस केस में, टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ इट। लेट्स से मुझे अपने बाल का कलर बाहर से नहीं, जेनेटिकली चेंज करना है। उसके लिए मेरे सेल्स में कोई जीन होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से XYZ, ये जीन है जो हेयर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरे मेरे केस में। और मैं चाहती हूँ कि इसमें कुछ चेंजेस आकर मेरा हेयर कलर किसी दूसरे कलर का हो जाए, तो मैं इसमें कुछ अल्टरेशन करूंगी। मैंने सोचा कि XXZ कर देते हैं, अब मेरा हेयर कलर चेंज हो जाएगा। चेंजेस ये कब चेंज होगा, जब ये डीएनए, ये जो सीक्वेंस है, ये खुद को डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करेगा और आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, तब जाके ये एक्सप्रेस होगा और मेरा हेयर कलर चेंज हो जाएगा। तो फिनोटाइप मैंने अपना चेंज कर लिया बाय ऑल्टरिंग द जीनोटाइप। जीनोटाइप XYZ कुछ ऑल्टर करके फिनोटाइप जो कलर है उसको चेंज कर दिया। इट कम्स अंडर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक,
आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, डोंट वरी। अगर नहीं आया है इट्स फाइन, आगे आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस ऑफ sterile ambience in chemical engineering processes for growing desired microbes or eukaryotic cells in large quantities for the manufacture of antibiotic, vaccines, enzymes, etc. अब ये जो आप टेक्निक इतना पढ़ रहे हैं, मान लो इसी में से कोई टेक्निक, चलो ये XYZ वाला ही हेयर कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक। अब ये चीज मैं चाहती हूँ कि अच्छा ये मैंने तो अपना चेंज कर लिया, ये दूसरे लोगों के लिए भी अवेलेबल हो। I want other person also to undergo this therapy, ये उसमें भी हो और उसका भी हेयर कलर चेंज हो जाए, मतलब मैं इसे कॉमर्शलाइज करना चाहती हूँ, मार्केट में लाकर सबके लिए अवेलेबल करवाना चाहती हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये ऑल्ट्रेशन मुझे लार्ज स्केल पे करना पड़ेगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालना पड़ेगा, उसको स्टेराइल इन्वायरमेंट देना पड़ेगा ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, खुद को ट्रांसक्राइब करके ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाकर दे। ठीक है, सेम टेक्निक से आप एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं, वैक्सीन से एंजाइम्स भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें बनते हैं, इंसुलिन हार्मोन बना है ऐसे ही। ठीक है, वो तो काफी टाइम से यूज भी हो रहा है, तो आपको पता होगा उसके बारे में। क्लियर? सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम ऑल्टरेशन वगैरह देखेंगे और बायो प्रोसेस में हम उस ऑल्टर्ड चीज को कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं वो आएगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से दिस इज द ऑर्गेनिज्म, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर दूं। ओके, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होगा? जो बेसिक स्टेप है, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। पहले तो मुझे ये देखना है कि मुझे इसमें क्या चेंज करना है। जैसे मेरे केस में मैं आई जस्ट वांटेड टू चेंज माय हेयर कलर, तो ये आइडेंटिफाई करना आपका काम है। आइडेंटिफिकेशन होगा एक ऐसे डीएनए का जिसमें आप जो चाहते हैं वो जीन प्रेजेंट हो। ओके, सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। अब वो जो आपने आइडेंटिफाई किया, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको कट करके उसको होस्ट में डालो। जैसे यहाँ देखो, मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म था, इसमें ये डीएनए है, मैंने आइडेंटिफाई किया कि इतने दूर का डीएनए ये मेरा डिजायर्ड जीन है। क्या है? डिजायर्ड जीन। कितने दूर का? सिर्फ इतने दूर का है, डिजायर्ड जीन है। ओके, अब मैं इस डिजायर्ड जीन को पूरा नहीं, सिर्फ इतने पार्ट को मैं किसी होस्ट के अंदर डालूंगी, किसी दूसरे इकोलाई बैक्टीरिया, मान लो ये इकोलाई बैक्टीरिया है, इसमें मैंने इस डिजायर्ड जीन को डाल दिया। अब इस इकोलाई के अंदर आपने जो डिजायर्ड जीन डाला, आपको उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा कि जितने बार ई कोलाई खुद को रेप्लिकेट करे उतने ही बार ये डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। यू आर गेटिंग द डीएनए एट लार्ज स्केल और नॉट, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा। So maintenance of introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny. ये E. coli जब जितने बार भी मल्टीप्लाई करे, मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी प्रोजनी बन रहा है, क्या उसमें ये डिजायर्ड जीन जा रहा है या नहीं जा रहा है, this you have to make sure. That comes under the maintenance of introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny. So these three are the basic steps. Now I am hoping that it's clear. पहला डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करो, उसको निकालकर होस्ट सेल में डालो, और होस्ट सेल में डालने के बाद आप उस होस्ट सेल में उसको मेंटेन करो कि वो सही से हो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, थोड़ा डिटेल में किस स्टेप को पढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, जैसे ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या करते थे, लीड्स टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स एंड डिजायरेबल जीन। पहले, बहुत पहले क्या करते थे, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं था, तब एक ऑर्गेनिज्म है ना, ये कोई ऑर्गेनिज्म, इसका डीएनए आपको अच्छा लगा कि अच्छा ओके इसके पास जो डीएनए है ये मुझे चाहिए, बट उस टाइम पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई टूल्स अवेलेबल था नहीं, आइडिया नहीं था, तो क्या करते थे कि ये डिजायरेबल जीन तो था, ये तो आ ही रहा है, इसके साथ साथ जो अनडिजायरेबल जीन है, ये वाला फ्रैगमेंट्स तो अनडिजायरेबल है ना बच्चा, अनडिजायरेबल ये आपको चाहिए ही नहीं, आपका डिजायरेबल जीन सिर्फ ये था, डिजायर्ड जीन सिर्फ ये था, इतने दूर का, बट यू डू नॉट हैव एनी मॉलिक्यूलर सीजर टू कट इट आउट। इसको कट करने के लिए आपके पास कोई भी मॉलिक्यूलर सीजर नहीं है,
तो कैसे कट करोगे? नहीं कट कर पाओगे। तो डिजायरेबल जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी मल्टीप्लाई होता था पहले के टाइम पे, अब नहीं। नाउ वी हैव द मॉलिक्यूलर सीजर, restriction into nucleus and exonucleus to cut it out. अभी हमारे पास टूल्स है, रेस्ट्रिक्शन इंटो न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस पढ़ेंगे आगे, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहलाते हैं वो इसको कट करके निकाल देते हैं। तो सिर्फ आपको डिजायर्ड जीन ही चाहिए, वो मल्टीप्लाई होगा, पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट ये कब होता था? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मेथड में, पुराने टाइम पे। आज के टाइम पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में ओनली डिजायरेबल जीन्स आर इंट्रोड्यूस, सिर्फ और सिर्फ डिजायरेबल जीन्स ही इंट्रोड्यूस करते हैं, पूरा डीएनए डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो डिजायर्ड पार्ट है सिर्फ वो जाएगा, वही मल्टीप्लाई करेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड जीन इनटू द होस्ट। अब जैसे आपको कोई डिजायरेबल जीन पसंद आ गया, अब आपको उसको किसी होस्ट के अंदर डालना है। ओके, तो वेक्टर डीएनए सच एज प्लाज्मिड इज यूज्ड टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए। एलियन इज द फॉरेन पार्ट, फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म है ना? यहाँ देखो, फिर मैं फिगर समझा दूंगी। ऑर्गेनिज्म ए है, इसका आपने कोई डीएनए निकाला, ठीक है, ये डिजायर्ड जीन था आपका, डिजायर्ड जीन। अब ये डिजायर्ड जीन को आप प्लाज्मिड में डालोगे और प्लाज्मिड इसको लेकर जाएगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म बी के अंदर, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इट्स अ कैरियर, आप कह सकते हैं, गाड़ी, व्हीकल, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मिड। ओके, तो एक वेक्टर डीएनए, वेक्टर का मतलब वो जो कैरी करेगा आपके डीएनए को, सच एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका एक तो जेनेटिक न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ये वो नहीं है, ये उसके बाहर, ये उसके बाहर रहने वाला डीएनए है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड। यहाँ देखो, ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर उसका डीएनए है, बैक्टीरियल डीएनए, जो उसका मेन जेनेटिक है, जीन है, ठीक है। उसके बाहर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, उस मेन क्रोमोसोम से बाहर कुछ और डीएनए के सीक्वेंस है, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। इसी को यूज करेंगे, इसको निकालेंगे, इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे और फिर उसको प्लाज्मिड को डालेंगे होस्ट सेल के अंदर। यहाँ होस्ट सेल इकोलाई बैक्टीरिया ले लिया, इसमें से प्लाज्मिड निकाला, उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला। मैं आपको वापस से एक ना यहाँ पे बहुत मतलब आसान से समझाने की कोशिश करती हूँ, देखना। ये प्लाज्मिड है रेड कलर से, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये प्लाज्मिड है, मान लो रेड कलर से, ठीक है। और ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ब्लू कलर से। दिस इज योर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने कट किया। अब आपको क्या करना है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपको इस प्लाज्मिड के अंदर डालना है। तो आपको इसको पहले कट करना पड़ेगा, प्लाज्मिड को। यहाँ से कट करने के लिए मॉलिक्यूलर सीजर यूज करेंगे, पढ़ेंगे डिटेल में। अभी रुक जाओ, अभी बस तुम सुन लो कि मान लो कैंची है, कैंची जैसा कट किया, ठीक है। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस जगह पे डाल दो। तो अब आपका ये जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट भी चला गया, है ना। ये देखो, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड के अंदर। अब ये प्लाज्मिड, बच्चा ध्यान से सुनना, अब ये प्लाज्मिड जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर रहा है, ये प्लाज्मिड जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर रहा है अपने अंदर, अब इस प्लाज्मिड में दो अलग अलग टाइप के आपको जीन देखने को मिलेगा। एक तो प्लाज्मिड का खुद का और एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, दो अलग अलग टाइप हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब ये सिर्फ प्लाज्मिड नहीं है, सिर्फ प्लाज्मिड तो तब होता जब इसका खुद का ही बस डीएनए होता। अगर आपने कोई दूसरा भी डीएनए लाके इसमें डाल दिया, नाउ दिस विल बी मॉडिफाइड एंड कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट। आप रिकॉम्बिनेंट टर्म का मतलब समझ में आया आपको? रिकॉम्बिनेंट का मतलब जब
खुद के अलावा किसी दूसरे का भी जीन आपके पास है, देन यू विल बी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट। अगर हम इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को ध्यान से सुनते जाना, अगर हम इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को, जिसमें दो अलग अलग टाइप का डीएनए है, इसको अगर हमने इकोलाई में डाला, इसको अगर आपने इकोलाई में डाला, तो वो जो इकोलाई होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो बदल जाएगा, क्योंकि अब उसमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया जो उसका खुद का नहीं था। Now, समझ में आया आपको? नाउ दिस इकोलाई विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। उसको लगेगा अरे ये क्या हो गया, मेरे पास एक नया जीन आ गया। नया जीन मतलब नया प्रोटीन खुद को एक्सप्रेस करेगा, बदल जाएगा। हम सैलून जाते हैं, हेयर डाई और फेशियल और पता नहीं क्या क्या करवाते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं ना, अरे सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अरे आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। देखते हो ना, जिम जाते हैं लोग, जिम जाकर बिल्कुल बॉडी शॉडी बना लेते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सेम चीज यहाँ पे, इकोलाई के अंदर ये जीन नहीं था, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, अब इकोलाई के अंदर एक नया जीन आ गया। इकोलाई सरप्राइज, ओ माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। तो आई होप कि टर्म समझ में आ गया होगा। मेरा पूरा मोटो यहाँ पे स्लाइड पे सिर्फ इतना था कि आपको रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्म्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। रिकॉम्बिनेंट का मतलब जब दो डिफरेंट टाइप का या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप का जीन हो, रिकॉम्बिनेंट, बिना हिचके बोल दे ना, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। वो अगर आप किसी होस्ट सेल में डाल रहे हैं जिसकी वजह से होस्ट सेल का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, फिनोटाइप चेंज हो गया, देन दैट होस्ट सेल विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। क्लियर? आगे और क्लियर होगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। अब मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। अब जो डीएनए आपने डाला होस्ट में, इकोलाई में, अब उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जितने बार इकोलाई खुद को रेप्लिकेट कर रहा है, क्या उतने बार आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट रेप्लिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो आगे प्रोजेनी में जा रहा है नहीं जा रहा है, ये भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि यू वांट दैट gene of interest to express, right? And for that, it needs to be transmitted to the other progeny cells also. Okay, so a piece of alien DNA has a sequence. A piece of alien DNA has a sequence called origin of replication needed for starting replication. So it cannot multiply itself in the progeny cells of the organism. ओके देखो, जिस प्लाज्मिड में आपने डाला, जो प्लाज्मिड होता है ना, इस प्लाज्मिड में एक साइट होता है जिसे हम कहते हैं ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ORI, इट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ये है तो ही वो खुद को रेप्लिकेट कर पाएगा, ओके अगर नहीं है तो रेप्लिकेट नहीं करेगा। दिस इज व्हाट ORI इज, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये चाहिए आपको रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, ओके। हेंस एलियन डीएनए इज इंटीग्रेटेड इनटू द रेसिपिएंट जीनोम, इट हैज ORI, इट मल्टीप्लाइज एंड इनहेरिट्स अलोंग विद होस्ट डीएनए। इसलिए जो भी एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट आप जब डालते हैं तो ऐसे प्लाज्मिड में डालते हैं जिसके पास ORI होगा, जो रेप्लिकेट करेगा। अगर रेप्लिकेट ही नहीं करेगा तो आपका इतना मेहनत वहीं तक रह जाएगा ना, बैक्टीरिया आज तो कल मर जाएगा, खत्म। इतना मेहनत क्यों किया आपने जब वो आगे ही नहीं जा रहा, तो right, so that is why you need to check for the ORI. Okay, now next, principle of biotechnology, the process of joining and inserting a foreign piece of DNA into a host organism to produce new genetic combination is called recombinant DNA technology. अभी मैंने आपको टर्म समझाया, recombinant का मतलब क्या होता है, समझाया ना, बस उसी चीज को ध्यान रखना है। The process of joining and inserting a foreign piece of DNA, एक कोई foreign piece of DNA जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आपने एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाला है ताकि वो एक नया कुछ प्रोड्यूस कर सके, तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला होस्ट में, अब होस्ट उसको क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन आ गया। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को शॉर्ट फॉर्म में आरडीएनए कहते हैं, वाज प्रोड्यूस्ड बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन द ईयर 1972। तीनों पॉइंट याद रखना है, मतलब नाम किसने किया था, स्टैनली कोहेन, हर्बर्ट बोयर, इन द ईयर 1972। याद रखना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पूछा जाता है, आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। ओके, द आइसोलेटेड एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन piece of DNA
फ्रॉम अ प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। अच्छा, इस पे भी क्वेश्चन आया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। देखो ध्यान से सुनो। प्लाज सैल्मोनेला टाइफिम्यूरिया, सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, टाइफिम्यूरियम एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इससे निकाला प्लाज्मिड, इससे क्या निकाला है? प्लाज्मिड, ठीक। It was linked with the plasmid vector and transformed into E. coli. देखो, they isolated an antibiotic resistant gene from a plasmid of Salmonella typhimuriae. इसका प्लाज्मिड लिया, इसके प्लाज्मिड में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। ये जीन निकाला, तो ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। फिर एक दूसरा लिया, इट वाज लिंक्ड विद द प्लाज्मिड वेक्टर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ई. coli. इसको एक वेक्टर में डाला और फिर उसको डाल दिया इकोलाई बैक्टीरिया में, उसको डाल दिया इकोलाई बैक्टीरिया में। इकोलाई बैक्टीरिया इसको एक्सप्रेस करेगा और एंटीबायोटिक जीन इसके पास भी चला गया। नॉर्मली इकोलाई के पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था, ध्यान से सुनना। नॉर्मली इकोलाई does not have any antibiotic resistant जीन। नॉर्मली इकोलाई के पास कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था। अब क्या किया? सैल्मोनेला टाइफिमीरिया के प्लाज्मिड से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाल लिया। तो क्वेश्चन आता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसके प्लाज्मिड से निकाला? सैल्मोनेला से कि इकोलाई से? आंसर विल बी सैल्मोनेला। इस पे क्वेश्चन आया है, बच्चे गलत कर दिए हैं, इसलिए मैं आपको इस पे थोड़ा जोर दे के बता रही हूँ। सैल्मोनेला टाइफिम्यूरिया से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला, उसको वेक्टर में डालकर इकोलाई में डाल दिया। सो द होस्ट ऑर्गेनिज्म हियर इज इकोलाई। इकोलाई के पास नॉर्मली कोई भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं था, बट अब ये वाला एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इकोलाई में चला गया। अब इकोलाई एक्सप्रेस करेगा, इसके पास भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गया। अब अगर आपने एंटीबायोटिक यूज किया तो इकोलाई नहीं मरेगा, ठीक है। So as a result, the gene was expressed and multiplied in E. coli. I hope it's clear. Okay, so that's all. आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। That's it. I hope कि क्लियर हो गया है। सारे क्वेश्चंस कर लेना, एनसीईआरटी यहाँ तक पढ़ लेना, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, सो दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय।